Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic approaches to knowledge representation. So first, we have to understand what exactly knowledge representation is. So humans are the best at understanding, reasoning, and interpreting the knowledge. Human knows things which is knowledge, and as per their knowledge, they perform various actions in the real world. But how machines do all these things comes under knowledge representation and reasoning. तो पर्टिकुलरली अगर हम ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन को अगर कंपेयर करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग पावर, रीजनिंग पावर और इंटरप्रिटेशन पावर, ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन बीइंग में ज्यादा होती है. बट कहीं ना कहीं अगर हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे या फिर एआई सिस्टम की बात करेंगे तो एआई सिस्टम किसी फैक्ट को कैसे समझेगा, उस फैक्ट के बेसिस पे रीजनिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, और अगर कुछ फैक्ट्स उसके पास अगर है तो वो उस फैक्ट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, इनके बारे में जो स्टडी होती है that is what called as knowledge representation. So here we have some definitions for knowledge representation. Knowledge representation and reasoning. तो knowledge representation को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KR, जबकि knowledge representation and reasoning को कहेंगे KRR. So that's why either KR or KRR is the part of artificial intelligence which concern with AI agents thinking and how thinking contributes to intelligent behavior of agents. तो कहीं ना कहीं हम artificial intelligent agents की बात कर रहे हैं. तो knowledge representation या फिर knowledge representation and reasoning क्या रहेगा? तो knowledge representation या knowledge representation reasoning is the part of artificial intelligence which concern with AI agents, और ये AI agents क्या करेंगे? Thinking and how thinking contributes to intelligent behavior of agents. तो पर्टिकुलरली हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट्स कैसे थिंक करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंकिंग वो अपने डेटाबेस को या नॉलेज बेस को कैसे बढ़ाएंगे एंड अकॉर्डिंगली किस तरीके से बिहेवियर करेंगे, इसकी जो स्टडी होती है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग. पर्टिकुलरली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन is responsible for representing the information about the real world so that computer can understand and can utilize this knowledge to solve complex problems and real world problems. Knowledge representation is not just storing the data into some database, but it also enables an intelligent machine to learn from the knowledge and experiences so that it can behave intelligently like human. तो जनरली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब इतना ही नहीं है कि नॉलेज को हमने समझ लिया और डेटाबेस में डाल दिया या नॉलेज बेस में डाल दिया. नॉलेज बेस में उस डेटा को हमें स्टोर तो करना है, बट ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हमारा एआई सिस्टम अगर कुछ नया कुछ सीखता है तो ड्यूरिंग लर्निंग व्हाटएवर वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू, all those knowledge and experiences we have to store into the knowledge base. This is once again comes under the knowledge representation. Now whenever we are going for knowledge representation, at that time what we have to represent? तो knowledge representation अगर करना है इसका मतलब knowledge को तो represent करना है, but knowledge यानी क्या? तो that's why knowledge में जो भी पैरामीटर्स आते हैं ये टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं, और ये पैरामीटर्स हमारे कुछ इस तरीके से है. द फर्स्ट पैरामीटर वी हैव ऑब्जेक्ट. पर्टिकुलरली जब हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे तो एआई सिस्टम्स कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑब्जेक्ट्स इनटू आवर नॉलेज बेस. तो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑल द फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट इन आवर वर्ल्ड डोमेन. पर्टिकुलरली हमारे रियल वर्ल्ड डोमेन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स हमें स्टोर करने. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास फैक्ट है गिटार कंटेन स्ट्रिंग्स. अब गिटार हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया और स्ट्रिंग हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया. तो जितने भी रियल वर्ल्ड्स में हमारे पास में फैक्ट्स है वो सारे के सारे फैक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स कौन से है और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को नॉलेज बेस में स्टोर करना. दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैरामीटर व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज. Second parameter we have event. अब event क्या है? Event are the actions which occur in our world. जो कोई भी हम actions perform कर रहे हैं वो सारे के सारे actions को हम generally event कहेंगे. अगर हम events को knowledge base में represent कर लेते हैं
तो कहीं ना कहीं नॉलेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज अबाउट द फैक्ट्स। अब फैक्ट क्या है? तो समथिंग ट्रूथ इन द रिलेवेंट वर्ल्ड। Facts are the truths about the real world, and we have to represent all these facts whenever we have to go for knowledge representation. And the last parameter is that is the performance. So it describes the behavior which involves knowledge about how to do things. तो जनरली जब हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते वक्त ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, फैक्ट्स, परफॉर्मेंस, ये सभी को हमें रिप्रेजेंट करना होता है. Now, whenever we have to go for the knowledge representation, at that time, we have to perform the mapping between the facts and the representation. अब मैपिंग बिटवीन फैक्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन जरूरी क्यों है? तो फैक्ट्स यानी समथिंग ट्रूथ इन द रिलेवेंट वर्ल्ड, और जो कोई भी फैक्ट है उस फैक्ट को ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे से समझ सकता है, बट जिसको समझने के लिए हमें स्टोर करना है वो है हमारा एआई सिस्टम. तो एआई सिस्टम उस फैक्ट को समझ पाएगा क्या? तो एआई सिस्टम उस फैक्ट को एज इट इज नहीं समझ सकता. इसलिए जब कभी भी किसी फैक्ट को हमें अगर स्टोर करना है, तो फैक्ट को स्टोर करते वक्त इस तरीके से स्टोर करना पड़ता है कि वो उस मशीन को समझ में आए. अब मशीन को जब समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से अगर स्टोर करते हैं, तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं सिंबॉलिक फॉर्म में होती है. जबकि ह्यूमन बीइंग को समझना चाहिए इस हिसाब से, अगर हमारे पास कोई फैक्ट है तो ये वाला फैक्ट कोई ना कोई नेचुरल लैंग्वेज में होता है. तो ऑन वन एंड वी हैव द फैक्ट्स इन नेचुरल लैंग्वेजेस, जबकि मशीन की अगर आप बात करेंगे तो मशीन को या एआई सिस्टम को समझने के लिए सारे फैक्ट्स को हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू परफॉर्म द मैपिंग इन बिटवीन द फैक्ट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन. जनरली ये मैपिंग अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास रहेंगे फैक्ट्स. अब फैक्ट्स क्या है? तो फैक्ट्स वो सारी चीजें हैं जो दुनिया में ट्रुथ है. तो अभी हमारे पास फैक्ट्स है. अब ये फैक्ट्स को समझाने के लिए, मशीन को समझाने के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है. तो रिप्रेजेंट करने का, समझाने के लिए हमें रिप्रेजेंट जब हम करेंगे, तो रिप्रेजेंट करते वक्त ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह का रहेगा? तो दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन. अब कोई फैक्ट है कि जैसे फैक्ट है कि बारिश में जाने से आदमी गीला हो जाता है. यस, इट इज अ फैक्ट. लेकिन इस फैक्ट को हम लोग अच्छे से अगर समझना चाहते हैं, हम यानी ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग इस फैक्ट को कोई ना कोई नेचुरल लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे हिंदी या इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, तो उसी फैक्ट को हम हिंदी या इंग्लिश में लिख के रखेंगे. तो दैट्स वाई अगर हमने इंग्लिश में रिप्रेजेंट करके रखा है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी यूजफुल फॉर और ह्यूमन बीइंग. बट इसी फैक्ट को अगर हम एआई सिस्टम के हिसाब से रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे, so now English representation will not be suitable, and that's why here this English representation should be in the form of internal representation. और ये internal representation किसी ना किसी symbolic form में रहेगा, and that will be very easier to understand to our AI system. And that's why जो हमें mappings perform करने, वो mappings कुछ इस तरीके के रहेंगे कि फैक्ट्स को हमें इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और सारे सिंबॉलिक फॉर्म के रिप्रेजेंटेशंस को फाइनली फैक्ट्स में कन्वर्ट करना है. इस तरह का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैपिंग भी रहेगा. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ फैक्ट जो होगा, उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग. जबकि इंग्लिश में लिखा हुआ अगर कोई फैक्ट होगा, उस फैक्ट को अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंग्लिश जनरेशन. तो इस तरह के हमें मैपिंग्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, इस तरह के मैपिंग्स आएंगे. और जब हम कोई रीजनिंग परफॉर्म करेंगे, तो एट दैट टाइम दिस रीजनिंग विल बी परफॉर्म बाय दिस एआई सिस्टम और दिस इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ओनली. एंड दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जो कुछ भी रीजनिंग परफॉर्म होता है, दैट रीजनिंग इज अप्लाइड ओवर द सिंबल्स ओनली. तो सिंबॉलिक रीजनिंग हम एआई सिस्टम में अप्लाई करते हैं. Now we have to go for the properties for knowledge representation system. जब कभी भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना है, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हुए उस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ने कौन से प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए. तो वन बाय वन हम सारे प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं.
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेशनल एडेक्वेसी। अब रिप्रेजेंटेशनल एडेक्वेसी का मतलब क्या है? तो रिप्रेजेंटेशनल एडेक्वेसी मीन्स इट इज द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड नॉलेज। अगर आप कोई भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अगर यूज कर रहे हो, तो वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम की एबिलिटी होनी चाहिए टू रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड नॉलेज। भले ही आपका नॉलेज उस एआई सिस्टम को बिल्ड करने के लिए किसी भी तरह का नॉलेज क्यों ना लगे, हर हाल में उस नॉलेज को आपको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। ऐसी अगर आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अगर है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशनल एडेक्वेसी। मीन्स नॉलेज आपका कैसा भी हो, लेकिन उस नॉलेज को हर हाल में आपको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव टू गो फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज इन्फरेंशियल एडेक्वेसी। अब इन्फरेंशियल एडेक्वेसी क्या है? तो इन्फरेंशियल एडेक्वेसी मीन्स द एबिलिटी टू मैनिपुलेट नॉलेज रिप्रेजेंटेड टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज करस्पॉन्डिंग टू दैट इन्फर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने नॉलेज तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ओनली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं बनेगा। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने के बाद उस नॉलेज पे आपको इन्फरेंसेस भी अप्लाई करते आना चाहिए। अब इन्फरेंसेस है रीजनिंग। तो जनरली हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम ऐसा भी होना चाहिए कि उस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम से जो कोई भी नॉलेज रिप्रेजेंट हम करेंगे, उस रिप्रेजेंटेड नॉलेज पे हमें रीजनिंग परफॉर्म करते आना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इन्फरेंशियल एडेक्वेसी। थर्ड property we have which is called as inferential efficiency. अब inferential efficiency है क्या? तो inferential efficiency is the ability to direct the inferential mechanism into the most productive directions by storing appropriate guides. अभी knowledge representation हमारा हो गया, that is what representational adequacy. knowledge representation पे हमें inference mechanism apply करते आना चाहिए, this is what the inferential adequacy. अब inferential efficiency का मतलब क्या है? इन्फ्रेंशियल इफिशियंसी का मतलब ये है कि आपने जो इन्फ्रेंस मैकेनिज्म अप्लाई किया है, ये इफिशिएंट तरीके से आपको अप्लाई करके आना चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि इन्फ्रेंस ओनली आपको अप्लाई करते आ रहा है, लेकिन तो मोस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्शन में आपको लेके ही नहीं जा रहा। हमेशा करेक्ट डायरेक्शन में आपको इन्फ्रेंसेस अप्लाई करके आना चाहिए। इसलिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम की थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है इन्फ्रेंशियल इफिशियंसी। इन्फ्रेंसेस अप्लाई तो करते आने चाहिए, लेकिन इस हिसाब से ताकि आप प्रॉपर तरीके से इन्फ्रेंस मैकेनिज्म अप्लाई कर सको, इफिशिएंट तरीके से इन्फ्रेंस मैकेनिज्म अप्लाई कर सको, और जो भी इन्फ्रेंसेस आप ड्रॉ करेंगे, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम टाइम लगेगा। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट शुड बी possessed by knowledge representation system is acquisitional efficiency. अब एक्विजिशनल इफिशियंसी का मतलब क्या है? तो एक्विजिशनल इफिशियंसी का मतलब है द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑटोमेटिक मेथड्स वेरेवर पॉसिबल रादर देन रिलायंस ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि हर तरह के नॉलेज को आपको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए, हर तरह के नॉलेज को आपको एक्वायर करते आना चाहिए, और ये सारा का सारा नॉलेज एक्विजिशन ऑटोमेटिक तरीके से होना चाहिए। इसमें कम से कम ह्यूमन डिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। तो these are all four properties which must be possessed by knowledge representation system. Now we have to go for the approaches to the knowledge representation. So here, in order to perform the knowledge representation, we have total four approaches. First approach is simple relational knowledge. अब सिंपल रिलेशनल नॉलेज में जनरली हम करते क्या है? तो इन सिंपल रिलेशनल नॉलेज we are representing the information in the form of relational table. अब रिलेशनल टेबल क्या होता है? तो आपने आरडीबीएस पढ़ा होगा। आरडीबीएस में आपने देखा होगा जो कि डेटा आपका था, उस टेबल डेटा को आप सिंपल रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली हियर आल्सो we can represent the knowledge by using simple relational knowledge base. A simple relational knowledge base is nothing but to represent the knowledge in the form of tables only. Then we have second approach to knowledge representation. This is what called as inheritable knowledge. तो इनहेरिटेबल नॉलेज मैकेनिज्म कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। तो इनहेरिटेबल नॉलेज फॉर्म में जब हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करने जाएंगे,
So at that time, what we have to do? We have to represent the knowledge in the form of classes and objects. And at that time, what we have to do? We have to inherit some of the properties and attributes. Then we have third approach. This is what called as inferential knowledge. So particularly whenever we are going for inferential knowledge representation, at that time we are representing the knowledge in the form of logic. This logic may be propositional logic or this logic may be your predicate logic. And we have the last approach, that is fourth one. This is what called as procedural knowledge. So what we are doing, so whenever we are representing the procedural knowledge, at that time knowledge is generally represented in the form of a procedure. This is also called as stereotype data. तो जनरली अगर हमारे पास डेटा है तो उस डेटा को एक प्रोसीजर या सीक्वेंस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो पर्टिकुलरली ऑल दीज फोर्स आर द वेरियस अप्रोचेस टू रिप्रेजेंट द नॉलेज. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के चार अप्रोच: सिंपल रिलेशनल नॉलेज, इनहेरिटेबल नॉलेज, inferential knowledge, and procedural knowledge. And now we have to study all these approaches one by one. So here we have first simple relational knowledge. So it is the simplest way to storing the facts. Each fact is a set of objects and it is systematically represented in the form of columns and in the form of rows. तो ऐसे मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स से हमारे पास बनेगा टेबल एंड देन दैट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द सिंपल रिलेशनल नॉलेज. तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है और कुछ फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है. तो हियर वी हैव फर्स्ट कॉलम दैट इज अ प्लेयर नेम, सेकंड इज हाइट, थर्ड वन इज अ वेट एंड फोर्थ वन इज बैट्स एंड थ्रोज. तो पर्टिकुलरली अगर हम फर्स्ट फैक्ट की बात अगर करते हैं तो हियर we have one player whose name is Sachin, whose height is 5.3 inch and weight is 65 kg, and he performs the batting by right-handed and performs the throws by right-handed. तो right-handed batsman है, right hand से throw करता है, weight 65 है, height 5.03 feet है and प्लेयर जो है उसका नाम जो है सचिन. तो सपोज इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे काफी सारे फैक्ट्स हमारे पास थे. ये सारे के सारे फैक्ट्स को हमने विद द हेल्प ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हमने रिप्रेजेंट किया. तो जब कभी भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या टेबल के फॉर्म में किसी डेटा को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिंपल रिलेशनल नॉलेज. नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर सिंपल रिलेशनल नॉलेज बेस, तो एट दैट टाइम this particular representation gives very little opportunity to perform the inference. तो ये सिंपल रिलेशनल नॉलेज बेस का ड्रॉबैक हो सकता है कि यहाँ पे इंफरेंस मैकेनिज्म के लिए कोई ज्यादा चांस हमारे पास नहीं है. बट दिस पर्टिकुलर टेक्निक कैन बी यूज एज द नॉलेज बेसिस फॉर द इंफरेंस इंजन. तो डेफिनेटली इंफरेंस इंजन के लिए नॉलेज बेसिस करके हम जरूर इसको यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इंफरेंस मैकेनिज्म हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. Next, knowledge representation approach we have, that is what called as inheritable knowledge. और हमने कहा भी था कि जब हम इनहेरिटेबल नॉलेज की बात करेंगे तो इनहेरिटेबल नॉलेज में कहीं ना कहीं हमारे फैक्ट्स जो रहेंगे वो फैक्ट्स को हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो हियर यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. So first we have to study about what exactly this particular approach is. So as we are going for relational knowledge, it is made up of objects consisting of attributes and corresponding associated values. और उन्हीं को हमने यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की वजह से हम बेटर तरीके से यहाँ पे इन्फरेंस मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं. इनहेरिटेबल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. अब प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होगी जो इनहेरिट करेंगी वैल्यूज फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्लास एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो पर्टिकुलरली उसकी खुद की होंगी.
तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे क्लासेस हैं, जैसे यहाँ बैट्समैन इज ए क्लास, एडल्ट मेल इज ए क्लास, पर्सन इज ए क्लास, और हर क्लास से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स है। जैसे सचिन प्लेज फॉर टीम इंडिया, सचिन बैटिंग एवरेज इज 68, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट किया। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम के थ्रू नॉलेज को जनरली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज ए इनहेरिटेबल अप्रोच। थर्ड अप्रोच हमारे पास जो है दैट इज नॉट कॉल्ड एज इन्फरेंशियल अप्रोच। तो अभी इन्फरेंशियल अप्रोच क्या है? तो in case of inferential approach, what we are doing, we are trying to represent the knowledge in the form of a formal logic. अब फॉर्मल लॉजिक आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका प्रपोजिशनल लॉजिक हो सकता है या फिर आपका प्रेडिकेट लॉजिक हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, फैक्ट हमारे पास है ऑल डॉग्स हैव टेल्स, फैक्ट दिया है ऑल डॉग्स हैव टेल्स, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस पर्टिकुलर फैक्ट को हम कहीं ना कहीं लॉजिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमने रिप्रेजेंट किया है फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज अ डॉग देन एक्स हैज टेल। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे इम्प्लीकेशन यूज किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स नाम का हमने वेरिएबल लिया है, whoever will be x and x is a object of a class dog then it has tail। इसका मतलब जो जो x रहेगा और वो x अगर डॉग है तो डेफिनेटली उस x को क्या है, टेल है। तो इस तरीके से हम फैक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनरली अगर हम इन्फेरेंशियल नॉलेज अप्रोच यूज करते हुए किसी फैक्ट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? The first advantage is it is a set of strict rules. It can be used to derive more facts. Truths of new statements can be verified, and it provides us the guaranteed correctness. This is the advantage. Many inference procedures are available to implement the standard rules of logic. तो जनरली इन्फरेंशियल नॉलेज से अगर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो मेन चीज यहाँ पे जो है या बेसिक एडवांटेज इसका जो है कि हम फैक्ट को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट करते वक्त ये रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हमें इन्फरेंसेस ड्रॉ करने के लिए इजीनेस प्रोवाइड करेगी। तो better kind of inference mechanism we can apply whenever knowledge is represented by the approach inferential knowledge, and it is most popular in AI system. Now we have last approach for the knowledge representation, that is a procedural knowledge. So what we are doing in this particular approach, so your basic idea is that knowledge encoded in some procedures, small programs that know how to do specific things, how to proceed. Example, a parser in a natural language understander has the knowledge that a noun phrase may contain articles, adjectives, and nouns. It is represented by calls to routines that know how to process articles, adjectives, and nouns. अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि प्रोसीजरल नॉलेज में जनरली हम किसी नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करते हो स्टीरियोटिपिकल वे से। स्टीरियोटिपिकल वे यानी पूरी प्रोसीजर के फॉर्म में नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे वन बाय वन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लाइक में। तो आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम देखेंगे। तो पर्टिकुलरली प्रोसीजरल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अप्रोच में जनरली जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम हम यूज करते हैं वो होता है हमारा स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स के थ्रू नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम देखेंगे। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच? एडवांटेज इज दैट heuristic or domain specific knowledge can be represented. Extended logical inference such as default reasoning is facilitated here. तो यहाँ पे डिफॉल्ट रीजनिंग हम काफी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एक्शंस में भी मॉडल्ड, अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हमारे एक्शंस के अगर हो रहे हैं तो उनको हम अलग तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। सम रूल्स में बिकम फॉल्स इन टाइम and keeping track of these things in large setting may get tricky. Particularly हम क्या कर रहे हैं कि प्रोसीजरल नॉलेज से जब डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करते वक्त जितने भी हमारे एक्शंस के साइड इफेक्ट्स रहते हैं ये साइड इफेक्ट्स को अलग तरीके से मॉडल करके यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अप्रोच? इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कंप्लीटनेस।
हर जगह पे इस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम को हम अप्लाई नहीं कर सकते. We cannot consider all the cases. Second, consistency. सारे के सारे डिडक्शंस करेक्ट रहेंगे इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते. इट इज इनकंसिस्टेंट. थर्ड, मॉडुलरिटी इज सैक्रिफाइड. जनरली अगर आपके पास बहुत बड़ा अगर सीक्वेंस है तो काफी सारे सीक्वेंस को ब्रेक कहाँ करना, दिस इज द मेजर डिफिकल्टी ओवर हियर. Therefore, we have to sacrifice with the modularity. Next disadvantage is changes in the knowledge base might have far-reaching effects. क्योंकि अगर हमारे नॉलेज बेस में कहीं अगर हमने चेंजेस परफॉर्म करके रखे तो वो वाले चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ तक के लेके आना, दिस विल बी द वेरी डिफिकल्ट इशू फॉर द प्रोसीजरल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्किल. एंड इसी वजह से कंट्रोल इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्किल. So in this way, as far as today's class is concerned, we have studied 4 approaches to the knowledge representation, and the approaches were simple relational knowledge. Second, we have studied inheritable knowledge. Third approach we have studied that was inferential knowledge, and fourth one was the procedural knowledge. So this is all about the various approaches to knowledge representation and its advantages and disadvantages. Thank you.